गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपन बात आवर्सानी के लिए आए वापिस। तो अपने पास जो भी बन रहा था आधुनिक आवर्सानी, क्या कहा था अपन ने? तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले जो आवर्त प्रस्तुत की गई थी वो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक द्वारा की। मेंडलीव ने बताया कि तत्वों को परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। उसके आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी नियम प्रस्तुत किया था, जिसे अपन ने कहा था तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार की क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अब परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया था, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ क्या रह गई थी? कमियां रह गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने बताया कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित न करके यदि परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में या एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। उसके आधार पर हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया एवं आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करने के लिए उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित न करके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया और संशोधित आवर्त नियम दिया था, जिसे अपने क्या कहा था बेटा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक आप सब जानते हो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। अब परमाणु अपने आप में उदासीन होता है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करने के कारण आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किसका बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी वो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसका ही संशोधित एवं सरल स्वरूप था, जिसके कारण अपन यूं कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो मेंडलीव का संशोधित एवं दृढ़ स्वरूप है, जिसको बनाने के लिए हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने मेंडलीव की बाकी दो प्रकार की वही पंक्तियों का उपयोग किया। ऊर्ध्वाधर पंक्ति खड़ी पंक्तियों को क्या नाम दिया? वर्ग एवं क्षैतिज या पड़ी पंक्तियों को उन्होंने क्या नाम दिया? थर्ड। अब हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण करने के लिए 18 वर्ग एवं 7 आवर्त बनाए थे। इन 7 आवर्त में से फर्स्ट आवर्त के अंदर अपन ने पहले ही बताया था केवल 2 तत्व आएगा। कौन कौन से? एक 18 फर्स्ट वर्ग वाला और एक 18वीं वर्ग वाला, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम।
इस आवर्त का उन्होंने नाम दे दिया अति लघु आवर्त, क्योंकि जो आवर्त है वो किसका प्रतिनिधित्व करते बेटा? परमाणु में पाए जाने वाले कोष का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर सेकंड एंड थर्ड दोनों आवर्त में कितने कितने तत्व आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सेकंड एंड थर्ड आवर्त में कितने कितने तत्व आ रहे हैं? 8 तत्व आ रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे बेटा? लघु आवर्त। फिर इसके पश्चात अपन ने कहा फोर्थ एंड फिफ्थ, जो आवर्त है इन दोनों आवर्त में तत्वों की संख्या आ रही है कितनी कितनी? 18, जिसके कारण इसे कहते हैं बेटा दीर्घ आवर्त। छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या है बेटा 32, जिनमें 18 तत्व आवर्त में स्थित है, बाकी तत्वों को अलग लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड श्रेणी के रूप में रखा गया है। इनमें तत्वों की संख्या 32 होने के कारण इन्हें क्या नाम दिया जाता है? अति दीर्घ। अब अपन कह रहे हैं आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। इसके कारण जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आधुनिक आवर्त सारणी किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी क्या कर रही है? प्रतिनिधित्व कर रही है। अब एक ही वर्ग में जितने तत्व आते हैं, वर्ग का मतलब खड़ी पंक्ति, एक वर्ग में जितने तत्व आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? समान होता है। अर्थात एक ही वर्ग के सभी तत्वों में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव क्या रहती है? समान रहती है। केवल वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ने पर केवल कोष क्या रहता है? बढ़ता रहता है। अब देखो जैसे अपन ने क्या कहा, अपन लेते हैं फर्स्ट वर्ग, जिसको याद रखने का फार्मूला क्या होता था? अलीना क्लोराइड कैल्शियम फ्रा। हाइड्रोजन को अलीन, लिथियम को ली अलीन, Na को ना, K को कै नाक, रुबिडियम रगड़, कैल्शियम फ्रांसिन को फ्रार। अब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का रहा है 1s1, लिथियम का रहा है 1s2, 2s1, सोडियम का रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और आगे बढ़ते हैं पोटेशियम का रहा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। केवल अपन अभी चार तत्वों की बात करते हैं। बाह्यतम कोष कौन सा बेटा? बाह्यतम कोष कौन सा है? 1s। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1। लिथियम में बाह्यतम कोष कौन सा है? 2s। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1। सोडियम में बाह्यतम कोष कौन सा है? 3s। इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1। पोटेशियम बाह्यतम कोष कौन सा है? 4s। इलेक्ट्रॉन क्या आया? 1। इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। केवल अंतर क्या आ रहा है
केवल किसकी संख्या पर बनेगा? कोस की संख्या जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोस की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या अपन यूं कह सकते हैं कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बाह्यतम कोष की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन बाह्यतम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, अर्थात समान इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके कारण एक ही वर्ग के तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? सदैव समान होते हैं। अब आपको अगर हाइड्रोजन लिथियम याद है तो इसके साथ आपको सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या कैल्शियम या फास्फोरस के भी टेट्रा क्या रह जाएगा? आपको याद करने की आवश्यकता है। आपको याद रखना है अल्यूमिना, फेनल, कैल्शियम, फ्रार, इसका मतलब ये सारे गुणधर्म क्या है? इन सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म क्या है? समान। या दूसरे वर्ग में अपन चले तो दूसरे वर्ग में आपके पास जो तत्व आ रहे हैं, इन तत्वों में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। याद रखिए बेटा माने कार सुंदर बाप रोए, बेटा माने कार सुंदर बाप रोए। अब इन तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किसका निकाल के देख लो बेटा? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का निकाल के देख लो तो बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? 1s2 2s2। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। कैल्शियम का निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बाह्यतम कोष दोनों में क्या है? बेरियम में 2s2 2s, मैग्नीशियम में 3s, कैल्शियम में 4s और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 7। इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण इनकी संयोजकता भी क्या होगी बेटा? समान होती है। जैसे फर्स्ट वर्ग के जितने भी तत्व हैं, इन सब तत्वों की संयोजकता कितनी है? 1 प्लस 1। हाइड्रो अल्यूमिना, कैल्शियम, फ्रार सबकी संयोजकता कितनी है? 1। दूसरे वर्ग में आते हैं तो सबकी संयोजकता कितनी है? +2। या इसी प्रकार अगर अपन 13वें वर्ग में चलते हैं तो 13वें वर्ग में आपके पास क्या आ रहा है? 13वें वर्ग में तत्व आ रहे हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, बेरियम, इंडियम, टाइटेनियम। अब बिना इलायची गरम इंडियन टी निकाल के देखो, बोरॉन कितने नंबर का बेटा? 5। एल्यूमिनियम कितने नंबर का है? 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 क्या रहा बेटा? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या p में कितनी आ रही है? दोनों में समान। इसका मतलब 13वें वर्ग के जितने भी तत्व है बिना इलायची गरम इंडियन टी सभी तत्वों का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और इनकी संयोजकता भी क्या है? समान। अर्थात 13वें वर्ग की संयोजकता सबकी कितनी होती है? +3। इसी प्रकार अगर आप चौथे वर्ग में जाते हैं, चौथे वर्ग को याद रखने का फॉर्मूला आपको याद रखना है C से काशी, काशी काशी गए ऐसा शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु सबकी संयोजकता ±40। 15वें वर्ग में नाइट्रोजन परिवार का वर्ग है, ना प्यारे ऐसी सबकी ब्याहे, ना प्यारे ऐसी सबकी ब्याहे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख लो, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो किसी दो का लो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? 15। 7 का निकालो, 1s2 2s2 2p5 सॉरी
2p3। फास्फोरस का निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4 10 15। बाइग्लूकोज में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? बाइग्लूकोज कौन सा होगा? 2p यहां 3। बाइग्लूकोज में इलेक्ट्रॉन, कोस में इलेक्ट्रॉन 5 यहां भी कितने? 5। ग्रीन है बढ़िया बढ़िया। कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? 3। तो संयोजकता किसमें देगा? -3। 16वें वर्ग में ओ सलमा सीवी तेरी पॉकेट, ओ सलमा सीवी तेरी पॉकेट सब में बाइग्लूकोज में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? ऑक्सीजन और सल्फर का निकालो। ये ऑक्सीजन और सल्फर का हो गया, 8 और 16 हो गए। यहाँ बाइग्लूकोज में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? सॉरी 6। कितने कम पड़ रहे हैं? 2। संयोजकता कितने आ जाएगी? -2 -3 प्लस -4 प्लस 3। फिर 17वें वर्ग में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन तत्वों की संयोजकता कितनी होती है बेटा? -1। और 18वें वर्ग के तत्वों की बाइग्लूकोज में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संयोजकता 0 होती है, जिसके कारण इन्हें निष्क्रिय जैसे या उत्कृष्ट बेस भी कहते हैं। निष्क्रिय जैसे या उत्कृष्ट बेस भी कहते हैं। अब इसी प्रकार तीसरे वर्ग से निकालो आपको गुण पहले दूसरे की 13वें से लेकर 18वें वर्ग के तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। अब अपन ने कहा आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विनाश का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो 118 तत्व भाग ले रहे हैं, इन 118 तत्वों को अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पहुंचता है उसके आधार पर इन 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में क्या किया गया बेटा? विभाजित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में जो 118 तत्व भाग रहे हैं, इन 118 तत्वों को अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में पहुंचता है उसके आधार पर किसमें बेटा? 4 ब्लॉक में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पहुंचता है उसके आधार पर। नंबर 1 एस ब्लॉक के तत्व है, नंबर 2 पी ब्लॉक के तत्व है, नंबर 3 डी ब्लॉक के तत्व है और नंबर 4 एस ब्लॉक के तत्व। किसके आधार पर बेटा? आधुनिक आवर्त सारणी अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व कर रही है और आधुनिक आवर्त सारणी के जो 118 तत्व है, ये 118 तत्व है। इन 118 तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पहुंचता है उस उपकोष के आधार पर इन 118 तत्वों को कितने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया? 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला आ रहा है एस ब्लॉक के तत्व है। एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं बेटा? वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में पहुंचता है उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको? अपन ने कहा कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में पहुंचता है उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 5 एंड वर्ग नंबर 2 इन दोनों के किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पहुंचता है बेटा? एस उपकोष में पहुंचता है, जिसके कारण वर्ग फर्स्ट एंड वर्ग सेकंड के जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व कौन से ब्लॉक के हैं? एस ब्लॉक के तत्व है। जैसे किसी का निकालो मैग्नीशियम का निकालेंगे अपन, मैग्नीशियम को किसमें शामिल करेंगे? एस ब्लॉक में। क्यों शामिल किया? तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालो, परमाणु क्रमांक कितना है? 12, तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया? 10 3s2 अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 3s उपकोष में। तो कौन से ब्लॉक का हो गया? या आप इसका निकालो तो पोटेशियम का निकालो, पोटेशियम का निकालोगे परमाणु क्रमांक कितना है? 19
2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए बेटा 18। कितना बच गया 8 किस में जाएगा 4s1 में। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है s2 में, इसलिए कौन से ब्लॉक का हो गया s में। अब आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग नंबर फर्स्ट एंड वर्ग नंबर 2 दोनों के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं s2 में जा रहे हैं, इसलिए इन्हें s ब्लॉक की तत्व है। फर्स्ट वर्ग की तत्व है इनकी संयोजकता +1, सेकंड वर्ग की संयोजकता है इनकी संयोजकता +2। फिर आता है p ब्लॉक। इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जितने 18 वर्ग बनाए हैं इन 18 वर्ग में केवल फर्स्ट एंड सेकंड वर्ग के तत्व ही s ब्लॉक के तत्व है। जिनको याद रखने का फर्स्ट वर्ग को याद रखने का फॉर्मूला क्या कहता है अली नाम का केसी ब्रांड दूसरे वर्ग का पूर्ण का बेटा मांगे 5 सुंदर में बात होए। अब फिर आता है आपके पास कौन सा p ब्लॉक एलिमेंट्स या p ब्लॉक के तत्व है वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में आता है उन्हें p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 के जितने भी तत्व हैं वो सारे कौन से ब्लॉक के होगा p ब्लॉक के तत्व है। कौन से ब्लॉक के तत्व है p ब्लॉक के तत्व। अब किसी का भी लो जैसे आपने लिया था किसका एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 10 2 12 3p1 इसमें क्या होगा p उपकोष। आप देखो एग्जांपल आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 10 12 18 कौन से वर्ग का हुआ 18 वर्ग का तो आर्गन कौन से ब्लॉक में सम्मिलित करेंगे p ब्लॉक। कहने का मतलब क्या है 13 से लेकर 18वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे कौन से वर्ग के हैं p ब्लॉक। कौन से ब्लॉक के हैं p ब्लॉक। फिर आता है कौन से तत्व है d ब्लॉक के तत्व है। वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन d उपकोष में आता है उन्हें d ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन d उपकोष में आता है उन्हें d ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त नंबर 3 से लेकर कहां तक बेटा 12 तक जितने भी तत्व है वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक जितने भी तत्व है उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन d उपकोष में आता है जिसके कारण इन्हें d ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं आपके पास 3 से लेकर अपने क्या कहा 12 तक 3 में पहला कौन सा रहा है स्कैंडियम। कितना नंबर परमाणु क्रमांक है 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 2 4 10 12 18 20 और ये 21। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया था 3d में न कि 4s में, क्योंकि 4s की ऊर्जा का मान 3d से क्या है कम है जिसके कारण पहले इलेक्ट्रॉन 4s में उसके 50 बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे 3d1 में सॉरी 3d में जिसके कारण कौन सा ब्लॉक है तो d ब्लॉक का। अपन लेते हैं एग्जांपल जिनका परमाणु क्रमांक बेटा 30 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए बेटा
20, 2 4 10 12 18 20 बच गए कितने 10। 3D में एकदम कितने जा सकते हैं 10। तो कौन से ब्लॉक का तत्व है बेटा एस ब्लॉक का तत्व, सॉरी डी ब्लॉक का तत्व। अब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक जितने भी तत्व आते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व। फिर आपका बच गया बेटा कौन सा एफ ब्लॉक के तत्व। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में आता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में आता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नंबर 6 को पढ़ो आप 56 56 के 50 57 परमाणु क्रमांक लेंथम का। अब लेंथम के पश्चात 58 नंबर से लेकर 71 नंबर तक के जो तत्व है उन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में आता है। क्या कहा आपने आधुनिक आवर्त सारणी में कहां से लेकर लेंथम के पश्चात देखो डायरेक्टली कितना आ रहा है 72 नंबर आ रहा है। तो लेंथम के पश्चात किसे सेरियम से लेकर लुटेशियम तक 71 तक के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f उपकोष में आता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान की कमी होने के कारण इन 14 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी से एक अलग पंक्ति में रखा गया है। जो लेंथम के पश्चात शुरू होते हैं इसके कारण एक उपकोष के एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं लेंथेनोइड। अब लेंथेनोइड में उन 14 तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में आता है। 4f उपकोष में जाने के कारण लेंथेनोइड को 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। उसके पश्चात आगे चलो बेटा आवर्त संख्या 7 में अंतिम डी ब्लॉक का तत्व है एक्टिनियम। एक्टिनियम के पश्चात 89 के पश्चात जो चौथा तत्व है वो पूरे कौन से 5f उपकोष में आते हैं। इसके कारण उन्हें भी एफ ब्लॉक में सम्मिलित करते हैं। आवर्त सारणी में स्थान की कमी होने के कारण इन तत्वों को आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है। अब 4f उपकोष के तत्व है वो एक्टिनियम के 50 में होते हैं इसलिए ये क्या कहते हैं एक्टिनोइड। अब एक्टिनोइड जो तत्व है उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी उपकोष में आता है इसलिए इसे 5f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। इस प्रकार f ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त से संबंधित हुए छठे और सातवें से। छठे आवर्त में जो f ब्लॉक के तत्व है वो लेंथम के 50 में होते हैं इसलिए लेंथेनोइड कहते हैं। और सातवें आवर्त के तत्व एक्टिनियम के f ब्लॉक के तत्व एक्टिनियम के 50 में होते हैं इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं एक्टिनोइड। आवर्त सारणी में स्थान की कमी होने के कारण इन 4f श्रेणी और 5f श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से अलग दो श्रेणियों में दिया गया है जिन्हें लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड कहते हैं। अब फर्स्ट वर्ग के तत्व फर्स्ट एंड सेकंड वर्ग के तत्व हो गए s ब्लॉक के 13वें से लेकर 18वें वर्ग के तत्व हो गए p ब्लॉक के तीसरे से लेकर 22वें वर्ग के तत्व हो गए d ब्लॉक के तत्व और छठे आवर्त में लेंथन के 50 14 तत्व हो गए f ब्लॉक के और सातवें आवर्त में एक्टिनियम के 50 14 तत्व हो गए f ब्लॉक के।
6 आवर्त वाले तत्वों को एफ लोग के तत्वों को लेंथेनॉइड और 7th आवर्त वाले तत्वों को एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के नाम क्यों दिया? क्योंकि ये लेंथम से शुरू के 50 होते हैं, इसलिए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिनियम के 50 शुरू होते हैं। अब जो एस ग्रुप के तत्व है, एस ग्रुप के तत्व है, ये तत्व है सारी प्रकृति के होते हैं तथा सारी मर्दा में पाए हैं, इसलिए एस ग्रुप के तत्वों को सारे एवं सारे मर्दा धातु तत्व कहते हैं। जबकि पी ग्रुप के तत्व प्रकृति में सबसे अधिक उपयोग में आते हैं, मुख्य रूप से काम आने तत्व है, इसलिए ये मुख्य तत्व है या प्रारूपिक तत्व कहते हैं। जबकि डी ग्रुप के तत्वों को आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, जूनियर क्लास में पढ़ोगे, तब आपने डिटेल में आएगा, संक्रमण तत्व कहते हैं, और ए ग्रुप के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में ये आवर्त सारणी का बायां भाग हो गया और ये आवर्त सारणी का क्या हो गया बेटा? दायां भाग हो गया। बाएं भाग की ओर जो तत्व है धन विद्युत तत्व है और दाएं भाग की ओर तत्व है वो ऋण विद्युत तत्व है। अब बाईं ओर धन विद्युत धातु पाए जाते हैं, बाईं ओर धन विद्युत धातु पाए जाते हैं, जबकि दाईं ओर ऋण विद्युत अधातु पाए जाते हैं। धन विद्युत तत्व और ऋण विद्युत धातु और अधातु के बीच एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में उपधातु पाए जाते हैं। धातु और अधातु क्या है अपन आगे पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के जिगजैग रूप में बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एल्यूमीनियम, एटियम जो तत्व है उनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो वो उपधातु हो गए। अब इस तरफ हो गए ये सारे तत्व है धन धातु और इस तरफ हो गए वो अधातु। अधातु तत्व है वो धन विद्युत और अधातु सॉरी अधातु होते हैं वो ऋण विद्युत, जबकि बीच वाले क्या हो गए बेटा? उपधातु। इसके साथ एक पॉइंट और रखना है बेटा, 12वें नंबर का आपके पास यूरेनियम है। यूरेनियम के पश्चात जितने भी तत्व है वो मानव द्वारा निर्मित है, जबकि 92 तक प्रकृति द्वारा निर्मित तत्व है। तो इसलिए यूरेनियम के पश्चात जितने भी तत्व है उन्हें परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। थैंक्स।